नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। 132 मासूम मौतों के बाद भी पाकिस्तान नहीं चेत रहा है। उसका दोहरा रवैया अब भी बरकरार है। आतंकी भट्टी बन चुके पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान के हमले के बाद भी सबक नहीं लिया और भारत पर आतंकी हमले के आरोपी लखवी को जमानत दे दी है। क्या यही है पाकिस्तान की आतंक से लड़ने की नीति? इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना प्राइम टाइम। आतंकवादी हाफिज सईद ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने पेशावर हमले का ताल्लुक भारत से जोड़ दिया है और उसने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही यह आतंकी हमला हुआ है। पेशावर में हुई बर्बर घटना के बाद एक जिम्मेदार पड़ोसी के नाते हमने पाकिस्तान के गम को अपना समझा। एक दोस्त की तरह हमने उस गम को समझा जो अपनी औलादों को खोने वाली माओं को था। बड़े भाई की तरह हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देने की बात कही, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान नहीं समझा। हिंदुस्तान की आंखें तो बच्चों की मौत पर नम हुई, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की आंखों में शायद अब शर्म नहीं बची है और वो 132 बच्चों की मौत को कुछ ही घंटों के बाद भूल गया। जिस देश ने पाकिस्तान के दर्द को समझा, उसी पाकिस्तान की धरती से एक सनकी आतंकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान की जमीन पर आजाद घूम रहा है और भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहा है। पाकिस्तान में कायराना आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली है, लेकिन आतंकी हाफिज सईद का कहना है कि पेशावर में हुए हमले के पीछे भारत का हाथ है। साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह सुबूते फाका के दिन को मुंतखब किया गया इस काम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हम आर्मी स्कूल में जो कुछ हुआ वैसी उम्मीद दुनिया में शायद किसी को नहीं थी, लेकिन मौत बांटने वालों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और एक के बाद एक 132 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और इमरान खान एक साथ नजर आए और बकायदा 458 लोगों के खिलाफ फांसी का वारंट भी जारी किया। एक बार ऐसा लगा कि अब शायद पड़ोसी सुधरेगा, मासूमों की मौत के बाद उसका ज़मीर जागेगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हाफिज सईद के बयान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। यकीन नहीं होता कि आतंकवादी पाकिस्तान में आर्मी स्कूल में 141 लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं और फिर कुछ ही घंटों बाद एक आतंकी पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम घूमते हुए दिखता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता है। हाफिज सईद के जहर उगलने के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हाफिज सईद दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार है। आज जो पाकिस्तान आतंकवाद की भट्टी बन गया है उसमें हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान ने जो खुली छूट दे रखी है, इस वजह से भी पाकिस्तान का ये हश्र है। पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए और हाफिज सईद जैसे गुनाहगार को जो भारत पर इल्जाम लगा रहा है, नरेंद्र मोदी जी पे इल्जाम लगा रहा है, उसकी जबान पर लगाम लगाना चाहिए, उसकी जबान को बंद करना चाहिए। हाफिज सईद नाम का मुस्लिम है, वो इस्लाम के नाम पर कलंक है, धब्बा है। मजहब इस्लाम में किसी मासूम का खून बहाने की इजाजत किसी को नहीं है, चाहे वो कहीं पर हो, किसी मुल्क में हो। और जिस तरह की बकवास हाफिज सईद कर रहा है, पाकिस्तान को सबसे पहले उस पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हाफिज सईद हिंदुस्तान में हमले की जो साजिश रचता रहता है और उसको पाकिस्तान के अंदर खुली छूट है। पाकिस्तान को आज भी सबक सीखना चाहिए कि अगर आतंकवाद का जो दंश आज पाकिस्तान झेल रहा है वो हाफिज सईद जैसे लोगों को
खुला छूट देने की भी बहुत बड़ी वजह है। इसलिए हाफिज सईद जो मुंबई के हमले का गुनाहगार है, उसको भारत के हवाले पाकिस्तान को करना चाहिए और उसकी जबान को बंद करना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का क्या रुख है, ये इस बात से भी साबित हो गया है कि पाकिस्तान ने मुंबई हमले के आरोपी और लश्कर के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी। जाने कब सुधरेगा पाकिस्तान और कब वो समझेगा कि आतंकी अच्छा या बुरा नहीं होता। जैसा कि पाक पीएम नवाज शरीफ तालिबान अच्छा या बुरा कहते सुने गए। आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, ना अच्छा ना बुरा होता है। ईमान और धर्म से नहीं है उसका कुछ नाता, सिर्फ मौत बांटने से ही है उसका वास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट। लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक सबक नहीं सीखा। 2 दिन पहले जिस तरह से पेशावर के आर्मी स्कूल में जिस तरह से हमला हुआ, 132 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आंसू बहाकर बाकायदा अपनी हमदर्दी दिखाई थी और साथ ही यह कहा था कि इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा उनको बिलों से बाहर निकालकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस प्रधानमंत्री का चेहरा एकदम से बिल्कुल बदल गया। अब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उन्हीं आकाओं पर निर्भर है जो उसको चला रहे हैं पीछे से, यानी कि आतंकवादियों पर ही वो निर्भर है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हाफिज सईद को कहीं ना कहीं उसके गुनाह की सजा देता, क्योंकि एक बार फिर हाफिज सईद ने आज भारत के खिलाफ जहर उगला है और उसने ये साफ कहा है कि पेशावर के आर्मी स्कूल में जो ये दहशत देखी गई, 132 बच्चों का यह कत्ल किया गया, उसके पीछे भारत का हाथ है। उसने साफ बदले की धमकी दी है और दूसरी तरफ 26/11 का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिल गई है। तो किस तरह से यकीन किया जाए कि पाकिस्तान वाकई आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेगा? और जिस तरह से उसने यह दिखाने की कोशिश की है कि सभी आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, तालिबान हो या फिर कोई भी हो, उनकी एक जंग आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन यह दोहरी नीति कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। चलिए सीधा अपने न्यूज रूम पे चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक के पास, और उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, क्या कहा जाए कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, जिसका एक नमूना आज हमें देखने को मिला। बिल्कुल, ये सही बात यहां पर कही है, लेकिन सबसे खास बात यह कि पाकिस्तान की करनी और कथनी का फर्क आज से नहीं है। ये जब से पाकिस्तान की रणनीति शुरू हुई है, जब से वहां पर राजनीति शुरू हुई है, पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और शायद दुनिया भर में अगर कभी एग्जाम्पल सेट किया जाए कि दोहरा रवैया या फिर दोहरी राजनीति किसे कहते हैं, तो ये चीज शायद हमें पाकिस्तान से यहां पर जाननी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने महज 24 घंटे से भी कम टाइम में, यहां पर सिर्फ 24 घंटे में, आज से अभी से ठीक 24 घंटा पहले या फिर 26 घंटे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है और साथ ही अब आतंकवादियों को बिल से निकाल निकाल के मारा जाएगा और ठोस कार्रवाई यहां पर की जाएगी। इस मौके पर इमरान खान और खुद नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने यहां पर जिक्र किया था कि दोनों मिलकर और सभी पार्टियां इस घटना की निंदा करती है, पेशावर में जो हुआ था, और उसके बाद में यह आह्वान किया था कि अब आतंकवादियों की खैर नहीं। और इसके बाद 2008 में जो फांसी पर रोक थी, वहां पर उस रोक को भी हटा दिया गया। लेकिन यह समझ से परे है कि यह दोहरी रणनीति यहां पर क्यों है। महज 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद ने एक बड़ा बयान यहां दिया है। भारत के खिलाफ जिस तरह का हाफिज सईद का गुस्सा है, उस गुस्से को साफ तौर पर निकाला है। और दूसरी तरफ जो लखवी, जो कि 2008 के जो हमले थे मुंबई में, उस हमले का मुख्य मास्टरमाइंड था, उसने पूरी प्लानिंग यहां की थी हाफिज सईद के साथ में, और जो कसाब है उसे भारत में भेजने का प्लान यहां पर पूरी तरीके से लखवी का था। लेकिन लखवी को यहां पर जमानत दे दी। अब सबसे खास बात यह है कि लखवी के बारे में यहां पर जानकारी थी, क्योंकि जो वकील है पाकिस्तान में, वो पेशावर की घटना के बाद में हड़ताल पे है। लेकिन यह बात सरकार अच्छे से जानती थी कि वकील हड़ताल पर है और उसकी जमानत का विरोध करने वाला वहां पर कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सरकार को कोई विकल्प के तौर पर काम करना चाहिए था। यहां पर एक विकल्प बनाने की जरूरत थी कि आखिरकार अगर उसकी जमानत का विरोध नहीं होता है और उसकी जमानत मिल जाती है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा धब्बा होगा।
बहरहाल पूरे देश भर में और यहां तक कि पूरी दुनिया भर में इस बात को लेकर के गुस्सा है पाकिस्तान की दोहरी रणनीतियों को लेकर के, और साथ ही भारत की यहां पर जिक्र किया जाए तो भारत में भी इस बात को लेकर के काफी निंदा यहां पर की जा रही है। ललित, इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ विशेष मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपका यहां पर परिचय कराना चाहूंगा। फरहत इकबाल इस्माइली जी नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। कुलदीप भारद्वाज जी अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका। हबीब अख्तर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हबीब साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। और रंजीत आय राव साहब रक्षा विशेषज्ञ है और भारतीय जो नेवी है उसमें अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले यहां पर राजनीतिक दलों की जिस तरह की प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शहनवाज हुसैन, उनकी भी नाराजगी यहां पर सामने आई। तो सबसे पहले मैं यहां पर जानना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया यहां पर क्या है, कितना गुस्सा है, ये जो दोहरी रणनीति यहां पर पाकिस्तान की तरफ से अपनाई जा रही है। इस्माइली साहब किस तरह से देखते हैं यहां पर पाकिस्तान ने हमेशा से कथनी और करनी का फर्क दिखाया, और महज 24 घंटे भी, मतलब इतना समय यहां पर बीता नहीं था जब उसने जिक्र किया था कि आतंकवादियों को बिल से निकाल करके मारेंगे और सारी चीजें हैं, लेकिन महज जब उसकी जमानत हुई कोई विरोध नहीं है, उसके अलावा हाफिज सईद खुलेआम वहां पर घूम रहा है। देखिए, सबसे बड़ी पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान को यही नहीं मालूम है कि उसका असली दुश्मन क्या है। पाकिस्तान में लंबे अरसे से फौजी हुकूमत रही है और वहाँ की नीतियाँ फौजी लोग ही बनाते हैं, और उनकी वो नीतियाँ फौजों के लिए होती हैं, जनता के लिए नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है और इसने इसका प्रयोग वहाँ पे पूरी दुनिया में धन इकट्ठा करने के लिए किया। उसने पूरी दुनिया से धन इकट्ठा किया और खुद अपने मुल्क में छोटे संगठन को उस धन से उसने उसका मदद किया, और आज उसी छोटे संगठन में से जो उसको भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहता था, उसी संगठन के एक धड़े ने आज उस स्कूल पर पेशावर में हमला किया। तो पाकिस्तान को सबसे इन चीज़ों का अंतर समझ में नहीं आता है। तीसरी चीज़ क्या है कि अभी हाफिज सईद ने लाहौर में एक वहाँ पर सम्मेलन किया। पाकिस्तान सरकार ने उस सम्मेलन में लोगों को आने के लिए रेल मुहैया कराया। ये एक अजीब बात है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम आतंकवाद से लड़ते हैं तो वो हमारे और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहतर होगा। देखिए अंतर क्या है कि एक 26/11 जब हुआ था तो हथियार उनके थे, जमीन हमारी थी। आज ये 16/12 है, इसमें हथियार भी उनके हैं और जमीन भी उनकी है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इस बात को लेकर के आखिर भारत की तरफ से कितनी पहल यहां पर की जाए। भारत ने कई बार पहल यहां की है और सारी चीजों को एक बार दरकिनार कर पेशावर में जो मासूम बच्चों का यहां पर कत्ल किया गया था उसे लेकर के पूरे देश भर में मौन था, पूरी देश की जनता में गुस्सा था। लेकिन सबसे खास बात यह कि भारत की तरफ से कितनी पहल यहां पर की जाए। इससे पहले भी खुद पीएम मोदी काफी बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ में भारत है, लेकिन आखिरकार एक तरफा पहल कब तक यहां पर चलती रहेगी। पाकिस्तान किसी एक ठोस मुद्दे पर भी तो है हबीब साहब। दरअसल दोनों पक्षों को पूरी तरह से ईमानदार होना होगा और जनता की वास्तविक भावनाओं को ठीक से समझना होगा। क्या वाकई में हम लोग एक कॉन्टिनेंट के तौर पर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका कल्चर बिल्कुल एक सा है, भाषाएं एक सी हैं, जमीन एक सी है, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास जब तक नहीं बनेगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन सरकार का क्या यहां पर, सरकार जब अच्छे से जानती थी कि आज वकीलों की हड़ताल है, कोई विकल्प की तैयारी वहां पर सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर लखवी को जमानत यहां पर मिल जाती तो पाकिस्तान भी ये बात जानता था कि उसके ऊपर सवाल जरूर उठेंगे। सरकार को कुछ तो करना चाहिए था यहां पर। बिल्कुल करना चाहिए था, और वो जो करना चाहिए था उस पर ठीक ढंग से पहले से पहल कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाई। अख्तर साहब, क्या कहा जाए कि जो नवाज शरीफ हैं वो शराफत दिखा रहे हैं आतंकियों पर, अब अपनी इतनी शराफत दिखा रहे हैं, क्या कोई मजबूरी है या फिर उन्हें लगता है कि थ्रेट है उनके लिए? क्योंकि इन्हीं आतंकियों ने बेनजीर भुट्टो को नहीं बख्शा था जब वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ने के लिए आए थे। अब तो ये नवाज शरीफ साहब तो प्रधानमंत्री अपने मुल्क में रह रहे हैं, थ्रेट है कहीं? बिल्कुल, मेरा मानना है कि उनके सामने बड़ी चुनौती है और थ्रेट भी है, क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथियों के
मजहब के नाम पर, कौम को एक जगह इकट्ठा करने के नाम पर पूरी सरकार को अपनी गिरफ्त में लिए हुआ है और उससे हर शासक वहां का डरता है। मुझे तो लगता है कि वहां का मिलिट्री शासन भी उसके कहीं ना कहीं दबाव में है। जी बिल्कुल, दबाव का यहाँ पर जिक्र किया गया, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर खैबर प्रांत की आज बात की जाए तो आज 57 के करीब आतंकियों को यहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने ढेर किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है उनके बीच में समन्वय है, उसकी कमी है यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ सेना की कार्रवाई भी है, दूसरी तरफ जनता का एक दूसरा ही रुख है। यहाँ पर जनता का यहाँ पर मानना है कि भारत ने जिस तरीके से एक बड़ा भाई बनकर यहाँ पर जो पेशावर की घटना की निंदा की थी, पाकिस्तान की जनता ने इस बात का जिक्र किया है और धन्यवाद यहाँ पर किया, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। हाफिज सईद को लगातार वहां पर पनाह दी जा रही, तो ये तिहरे मापदंड क्यों यहाँ पर? रंजीत साहब देखिए, ये जो पेशावर में हुआ है एक बहुत जबरदस्त जख्म है पाकिस्तान के लिए, और लोग जो अवाम है ठंडे दिमाग से सोचिए, वो क्यों सोच रहे हैं कि ये हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी बदली हुई और उन्होंने वजीरिस्तान और फाटा और खैबर एरिया में जो अटैक किए, तो ये जो बिच्छू है पाकिस्तान का, जो टेररिज्म हो गया है, एक बिच्छू है, वो हमें काटता था ज्यादा, लेकिन अब वो बिच्छू पाकिस्तान को काटने लग गया है। अमान को पता है कि ये बिच्छू उनको काटने के लिए तैयार हो गया है। तो उस स्थिति में ये जो हुआ है, हाफिज सईद, आप बॉक्सर को जानते हैं, जब बॉक्सर कोई बॉक्स होता है वो ट्राई टू डिफ्लेक्ट, कुछ डिफ्लेक्शन करता है। तो उन्होंने देखा कि अब आर्मी के ऊपर काफी इल्जाम आएगा कि भाई आप जो कर रहे हैं इसकी वजह से हमारे बच्चे गए। अब बच्चे गए एक बहुत बड़ा जख्म है। जो उनके माता पिता है उनको तो को है, जो बुजुर्ग है, पोता पोती जब जाता है तो बिल्कुल दिल टूट जाता है। ये हुआ, हमने हमदर्दी दिखाई। मैं भी देख रहा हूं पाकिस्तान की अवाम ने काफी हौसला दिया जब नवाज शरीफ ने बोला कि हम गुड तालिबान या बैड तालिबान उनके पीछे जाएंगे। तो ये जो बिच्छू लोग हैं, हाफिज सईद, लखवी, जिसने मिलिट्री और आईएसआई ने मदद की है, वो बिच्छू कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, लेकिन अब बकवास करने लग गए हैं। गुस्ताफी बाप मैं बोल रहा हूं। अब कहा किसके सामने बकवास करे? भारत ने इतनी हमदर्दी दिखाई, पार्लियामेंट में साइलेंस दिया, उनके सामने करो। हमारे पुराने दुश्मन जो बंद होना चाहिए। लेकिन तो रंजीत साहब, पाकिस्तान की हुकूमत ये नहीं समझ रही है, अवाम के दुख को वो नहीं समझ पा रही है। देखो, अवाम समझ रही है, लेकिन अवाम का कुछ कहना नहीं है। नहीं, मिलिट्री को कुछ कहना था। कि पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के दुख को नहीं समझ पा रही है। अच्छा, हुकूमत तो आर्मी की भी सुनती है। आर्मी देख रहा है कि ये ड्रामा, बिकॉज अभी किसी को समझ में नहीं आया क्या करे। कल नवाज शरीफ और आर्मी ने सीधा, देखिए उनके आर्मी चीफ चले गए अफगानिस्तान, मुल्ला उमर को ढूंढ रहे हैं कि भाई हम मुल्ला उमर को लेके आएंगे पाकिस्तान में। तो उन्होंने छोटी कार्रवाई दिखाई कि एक बिच्छू को लाएंगे इधर। हमारे काबुल में अटैक हुआ है, अब उनको सोचना पड़ेगा। और हमारे इन्होंने बोला हमारा रंग एक ही है, हमारी धरती एक ही है, एक दिन हम इकट्ठे थे। तो मेरा ख्याल ये हमको थोड़ी भड़काना, आप चाहे अवाम को तो कहना नहीं है, गवर्नमेंट और वो देखेंगे। और अगर जो डिफ्लेक्शन हो गया वो तो शायद दिल में खुश होंगे। हाफिज सईद को बोलने दो। चलिए ठीक है। कुलदीप साहब, क्या वाकई पाकिस्तान समझ पाएगा, हुकूमत समझ पाएगी कि भारत के जज्बातों को, कि कहां तो आपके मुल्क में इतना बड़ा हमला हुआ और हमने हमदर्दी दिखाई, और आपकी पाकिस्तान की धरती पर ही हाफिज सईद जैसा एक पागल इंसान और लखवी जैसे एक खूंखार आतंकियों को जमानत मिल जाती है, उनको बोलने की आजादी दी जाती है और पाकिस्तान हुकूमत खामोश रहती है? ललित, ऐसा यहाँ मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। जी दिखाइए अपनी सोच। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान के अंदर, धूम, उसमें अभिषेक बच्चन बाइक चोर को ही पकड़कर लाया था, चोरों को पकड़ने के लिए। तो हम कितना भी कहें कि वो तालिबान को नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि तालिबानियों ने उनके बच्चों को मारा है। वो तालिबान के खिलाफ तो युद्ध छेड़ रहे हैं, लेकिन लखवी या हाफिज सईद के विरुद्ध नहीं छेड़ रहे हैं। अर्थात हमें सीधा सीधा यह समझना होगा कि पाकिस्तान की सीधी सीधी सपोर्ट हाफिज सईद और लखवी को है,
और वो इन दोनों को हिंदुस्तान के विरुद्ध एक शिखंडी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये सीधी सीधी सोच, हमें इस सोच पर भी ध्यान देना होगा। एक चीज, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ठीक है, इस बार बच्चे मारे गए, दुख है, सारी दुनिया को दुख है, 132 बच्चे मारे गए, लेकिन उससे पहले भी इस प्रकार के अटैक पाकिस्तान के अंदर होते रहे हैं और बारंबार इसी प्रकार की बातें उठती रही हैं कि शायद इस बार ये होगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान खुद डूब जाएगा, खुद फंस जाएगा इस मकड़ जाल में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान को बड़ी बारीकी से समझना होगा कि पाकिस्तान अब सीधे सीधे युद्ध हमसे ना करके छद्म युद्ध के रूप में इन लखवी और ऐसे लोगों का प्रयोग भारत के विरुद्ध कर रहा है। चलिए, यहाँ पर सपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया, लेकिन क्या यहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है उसके मन में एक थ्रेट है कि आतंकियों के अगर विरोध उनका किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में या फिर जो तमाम जो हथकंडे हैं उसमें सरकार को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस्माइली साहब, इतने तरह की यहाँ पर कार्रवाई, क्योंकि पेशावर की घटना के बाद में इतनी तरह की कार्रवाई भी आई, स्टेटमेंट आया पाकिस्तान की ओर से, लेकिन किस पर भरोसा किया जाए? क्या आप ये मान ले कि पाकिस्तान में आतंकवाद, सेना और सरकार तीनों चीजें पैरेलल ही रहेंगी, ये तीनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकती है? कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपने देश में ताना बाना बुना है, सामाजिक ताना बुना, वो ताना बाना वो भारत के विरुद्ध बुना है। उन्होंने अपने समाज को इस तरीके से तैयार किया है, उनकी मेंटलिटी इस तरह से तैयार की है कि वो भारत के विरुद्ध हर चीज को समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और वो सुनना चाहते हैं। और इस प्रवृत्ति के कारण पाकिस्तान इस विडंबना में फंस गया है कि उसका असली दुश्मन कौन उसके समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखें कि वहां पर प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो सेना क्या वहां काम कर रही है, सेना वहां क्या कार्रवाई कर रही है, सेना वहां क्या प्लानिंग और चीजें कर रही है, वो प्रधानमंत्री तक को पता नहीं होता। तो ये तो वहां पर अजीब स्थिति है। उनका किसी चीज पर कंट्रोल ही नहीं है। वो अपने कंट्री को किस दिशा में ले जा रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है। वो सारा फोकस भारत की ओर ध्यान देते हैं। वो सारी अपनी एक्टिविटी और प्लानिंग भारत के विरुद्ध करते हैं। तो वो उनको ये समझना पड़ेगा कि आतंकवाद एक इंटरनेशनल मुद्दा है और अगर आतंकवाद को हम खत्म करते हैं तो ये जो है ये पाकिस्तान के भी लिए अच्छा है और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, दोनों देश के लिए यहाँ पर, क्योंकि आतंकवाद इस समय पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर बार बार यही उठता है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ महज खाना पूर्ति है, जिस तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर पाकिस्तान अभिषेक मेरा सवाल हबीब जी से है। हबीब साहब, जिस तरह से देखा गया है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं और वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जिस तरह से बयान दिए थे, क्या लगता है कि पाकिस्तान इन 3 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? दाऊद इब्राहिम या फिर कहें ये लखवी और हाफिज सईद, ये तीनों ऐसे गुनहगार हैं, ऐसे आतंकी हैं जिन्हें भारत को काफी तलाश है और भारत बार बार डॉजियर पर डॉजियर देता गया, सबूत देता गया, लेकिन पाकिस्तान ने इनके लिए कभी कोई काम नहीं किया, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ। क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर इन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हो सकता है रस्म अदायगी के लिए जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने चेहरे को छुपाने के लिए वो किसी पर रस्मी कुछ कार्रवाई कर दे, लेकिन सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये इतने बड़े नेता हैं जो कि इससे बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम वहां दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े वहां के नेता और किस तरह से मारे गए। जी और उनको मारने वाला कौन है वो सारी रिपोर्ट्स आज तक नहीं आई है। जी दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस जो है वो भारत विरोध पर बना हुआ है। वो भारत के विरोधी जो लोग हैं वहां पर, उन पर सीधी कार्रवाई कर ही नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को और भारत को बाकायदा उनके ऊपर लगातार जैसा दबाव बना रखा है, बनाए रखना चाहिए। और उनसे इंटरनेशनल फोरा पर सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं जो कि वास्तव में आप मुसलमानों के नेता कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क अपने आप को आप कहते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं आप, लेकिन
आतंकवादी लोग मुसलमानों के बच्चों को ही मार रहे हैं जी, मुसलमानों की ही छवि खराब कर रहे हैं। अब कोई भी आदमी सवाल करने के लिए मजबूर है कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। मतलब मुझ जैसे आदमी से भी यह सवाल पूछा जाता है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो बचपन से जिसके बिना प्रार्थना नहीं होती थी स्कूल के अंदर, कोई कल्चरल प्रोग्राम जिसके बिना नहीं होता, उससे भी यह सवाल पूछा जाता है। नहीं 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 सर, हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान में जरूर है कि ये कैसी जिहाद की लड़ाई है। बिल्कुल यहाँ पर, और एजेंडा बाकायदा चुनाव के समय पर आपका भारत विरोधी जो एजेंडा है उसे यहाँ पर सेट किया जाता है, उसके नाम पर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है, सरकार जनता के बीच में जाकर के, आप जो पार्टीज है वो जनता के बीच में जाकर के। अभिषेक रंजीत जी से एक सवाल है सर, जिस तरह से ये पेशावर में जो हमला देखा गया और जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं लाचार दिख रही है, पिछले दिनों जिस तरह से इमरान खान ने तख्ता पलट की जो एक मुहिम सी छेड़ी थी, कहीं ना कहीं सेना भी उनके साथ थी, क्या लगता है कि कहीं ये तख्ता पलट की और इशारा तो नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं हम। देखिए, ये जो तख्ता पलटा, पहली दफा तो नवाज शरीफ ने बोला हम कार्रवाई करेंगे जी, बट उन्होंने देखा भारत की तरफ से क्या हुआ और पूरी दुनिया की तरफ से हमदर्दी कि हम आपके साथ अब मिलके, जो आपने बोला है, टेररिज्म का सामना करेंगे। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से सुना जो हुआ, और मैं थोड़ा हाफिज सईद और लखवी के बारे में आपको बता दूं, वो लक्ष्य चल रहा था। अगर जो 26/11 का पूरा एविडेंस निकले तो आर्मी और आईएसआई के ऊपर बिल्कुल उंगली लगेगी। तो उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन किया था, अभी कोर्ट में क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस लगाता है उससे जज मानता है। और कितने सालों से लखवी था कस्टडी में, लेकिन अब जो एविडेंस गया, जो पेशावर कल परसों ही हुआ, जो एविडेंस जा रहा था वो कन्विंसिंग नहीं था। हर दफा वो इंडिया में आए, कहता ये वॉइस टेप ठीक नहीं है, ये कसाब का वॉइस नहीं है, ये लखवी के बारे में कहां से बोल रहे हैं। तो पूरा जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस था, अब दाऊद के सामने भी उन्होंने बैंक रोल किया है पाकिस्तान को, दुबई का पैसा वगैरह वो तो मुंबई वालों को पता है, लेकिन ये जख्म जो हुआ है पेशावर में, कुछ समय लगेगा। कहीं आपके जो अच्छा बोला है स्टूडियो में, ये उनको जो भड़का रहे हैं भारत को, डिफ्लेक्शन है। वो देख रहे हैं कि अब भारत का क्या एटीट्यूड होगा। कल तो बोल रहे थे मदद, अब हम देखते हैं, हम इल्जाम लगाते हैं कि आपने जो किया ये आपकी कार्रवाई है। नहीं, दूसरा ये तख्ता पलट की तरफ इशारा तो नहीं है सर। देखिए, अब वो हमको देखना पड़ेगा। ये ऐसा टिपिंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए जी, या तो आज वो देखें कि बिच्छू, ये जो है नाग, उसके पीछे जाए और आतंकवादी बंद करे। मेरे सहयोगी ने आपको बताया कितने लोगों को उन्होंने मारा है अपने पाकिस्तान में जी, लाल मस्जिद से शुरू हुआ जी, जी, और चलता ही जा रहा है। जी, जी, इस टाइम मासूम बच्चे मरे हैं। अब देखें, हम मुंबई वालों को तो काफी सुरक्षा की पता चल गई है, लेकिन भारत में भी अभी तक पूरी ये सुरक्षा नहीं हुई। पेशावर में देखना क्या सिक्योरिटी हो गई। मैंने आज जो टीवी में देख रहा था, अवाम ने अच्छी तरह से देखा है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है। भारत में ये थोड़ा हल, तो अब सवाल आपका था और मैं जवाब दे रहा हूं। थोड़ा देखना पड़ेगा कि पलटा कि नहीं पलटा। ये ऐसे ही हो रहा है कि जो नवाज शरीफ ने पहले बोला, आर्मी ने अभी तक कुछ नहीं दिखाया। कोर कमांडर बात कर रहे होंगे जी, 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 कि ये गंभीर समय है पाकिस्तान के लिए। उनकी इकोनॉमी डाउन है। अफगानिस्तान किसी ने बोला होने वाला है, अमेरिका जाने वाला है, रूबल गिर गया है, लेकिन रशिया आया उनको हेलीकॉप्टर दे रहा है। तो ये पूरी दुनिया की जो स्थिति है देख के कोर कमांडर देखेंगे। अख्तर साहब, आपसे एक सवाल है कि जिस मुल्क की सोच जिन्ना ने रखी थी कि हाँ जी ये एक ऐसा मुल्क बनेगा, यहां पर सभी धर्मों का पालन होगा, अल्पसंख्यकों को जिस तरह से उनको न्याय नहीं मिलता, पाकिस्तान जब बनेगा तो इसका इस तरह से सबको न्याय मिलेगा, क्या उन्होंने ऐसी कभी तवक्को की थी कि इतना कट्टर बन जाएगा पाकिस्तान?
क्योंकि आप लेख भी लिखते हैं और जाहिर सी बात है एक पत्रकार की सोच भी जब इस तरह की आती है तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को ज्यादा बेहतरी से लिख सकते हैं, सोचते हैं कि हाँ क्या तवक्को की होगी उस वक्त जिन्ना ने जब ये मुल्क बना था और किस तरह से आज वो मुल्क बिखराव के ऊपर पड़ा हुआ है। जिस आधार पे वो मुल्क बना है उसका नतीजा तो यही होना था जी, क्योंकि आपने कट्टरता के आधार पर ही, मुस्लिम कट्टरता के आधार पर इस मुल्क का विभाजन किया और मुसलमानों का पाकिस्तान मांगा, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मांगा। जी जी। और मतलब हालत ये है पाकिस्तानियों की कि भारत के मुसलमानों को भी वो अपना नहीं समझते हैं। भारत के हिंदुओं की बात तो अलग छोड़िए, मतलब जिस तरह से उनका बर्ताव है, मतलब वहां मुहाजिर, मतलब जी, जी। यहां लाखों शरणार्थी आए और यहां के मेन स्ट्रीम में हैं, डोमिनेट करते हैं, दिल्ली को डोमिनेट करते हैं, जी, जी। मुंबई को डोमिनेट करते हैं, लेकिन वहां आज भी उसी तरह से वो शरणार्थी हैं, उनके ऊपर वो भरोसा नहीं करते हैं। तो कई तरह की चीजें वहां पर, एक तो कट्टरता बढ़ाकर, एक झंडा कट्टरता का अपने हाथ में रखकर इस मुल्क से लड़ाने के लिए, दूसरी बात है इस मुल्क के साथ सिंपैथी रखने वाले के खिलाफ उन्हें लड़ाने के लिए, और दूसरी बात है बिच्छू अगर है आप पाल के रखेंगे, सांप को अगर पाल के रखेंगे वो आपके बच्चे को भी डसेगा ही, और उसने डसा है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ पर पेशावर में यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की यहाँ पर तरफ से दिया गया था, और सबसे खास बात यह है कि उस दौरान इमरान खान और जो तमाम राजनीतिक दल थे उनका यहाँ पर मानना था कि वो पाकिस्तान सरकार के साथ में है, और राजनीतिक दल जो है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि ये राष्ट्र की एकता की बात है और सुरक्षा की बात है, इस पर सभी दल एक साथ है। लेकिन आज जिस तरीके से लखवी की जमानत हुई, इसमें किसी भी दल का कोई विरोध यहां पर अभी तक सामने नहीं आया है, और यहां तक कि हाफिज सईद ने यहां पर सभा की। अब ऐसे में सबसे खास बात यह है कि जो नीयत है पाकिस्तान की, और जिस तरह का स्टेटमेंट यहां पर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी, हालांकि छिटपुट कार्रवाई यहां पर की जाती है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो कितना असर इसका देखने को मिलेगा? कुलदीप साहब। देखिए अभिषेक जी, मैं वही बात बढ़ाना चाहूंगा जो इस्माइल जी और हमारे साथी लोग कह रहे थे। थोड़ा बहुत तो वो एक्शन लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तालिबान, और अगर तालिबान के संदर्भ में बात करें। लेकिन जो बार बार जो इस संदर्भ में हम बात करने के लिए बैठे हैं, हाफिज सईद और लखवी के संदर्भ में, तो इनके विरुद्ध मुझे नहीं लगता कोई विशेष कार्रवाई होगी। उसका फिर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपको याद हो 1986 में जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, तो दुनिया की सारी टीमों का एक ही उद्देश्य था, हम जीते या ना जीते, हमसे गोल हो या ना हो, लेकिन मैराडोना गोल ना कर पाए। वही इस पाकिस्तान गवर्नमेंट का है। हमारा चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन हमें कुल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने देना, और उसके लिए इस प्रकार के मोहरे पाकिस्तान ने ईजाद किए हुए। लेकिन कुलदीप साहब, एक और चीज यहां पे मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, कि जिस तरह से भारत में 26/11 का हमला हुआ, या उससे पहले भी देखने को मिला कि कितने आतंकी हमले हुए, अगर उस, और जिस तरह से मलाला को टारगेट किया गया पाकिस्तान में तालिबानों ने, कि तालीम को लेकर कि आप तालीम दे रही हैं, तो उसको टारगेट किया गया। अगर आवाम उस वक्त कहीं ना कहीं सड़कों पर निकलती और इनके खिलाफ प्रदर्शन करती और सरकार पर दबाव बनाती कि भाई आप अपने मुल्क को किस ओर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी कम हो पाती। कहीं ना कहीं वहां की आवाम की अगर हम बात करें, हम पूरी आवाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तबका है जो इन चीजों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। जी हाँ ललित जी, मैं वही कहना चाहूंगा। आपने भी कल देखा होगा, जिस बच्चे माँ बाप अपनी गोदी में लिए हुए थे, पिता जी, और बच्चे की डेथ हो गई थी शायद, वो क्या कह रहे थे बार बार? वो ये कह रहे थे कि जी मेरे बच्चे को या यहाँ के बच्चे को क्यों मारा, मारना था तो हिंदुस्तान में जाकर मारते। अर्थात वहां के लोगों के दिमाग में भारत विरोधी मुहिम कूट कूट कर भरने की कोशिश तो कम से कम की जा रही है। वो बात अलग है कि हर आदमी उससे प्रभावित हो या ना हो,
लेकिन आवाम के दिमाग में, क्योंकि जिस प्रकार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो हिंदुस्तान के विरुद्ध ही किया जा रहा है, और यही कारण है कि जब ऐसी कोई चीज होती है तो वहां का आवाम हिंदुस्तान के पक्ष में या इस प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाता है। चाहे फिल्मों से संबंधित आप ले लीजिए, वो लोग तो यहां काम करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हमारे यहां की फिल्में या हमारे यहां के लोग वहां जाकर कितना काम कर पाए हैं। यानी कि नजरिया पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा। अख्तर साहब, क्या वाकई ये चीजें देखने को मिलती हैं, और जब हमारी तरफ से पहल होती है तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जवाब तो दिया जाता है, हामी तो भरी जाती है, लेकिन वो उस पर एक्शन नहीं ले पाता, यानी कि उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। क्या कारण, क्या वाकई वो इतना दबा हुआ है आतंक के साए में, या आतंकियों के जो आका हैं उनके दबाव में, सेना के दबाव में, और जनता कुछ कह नहीं पाती? इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां का शासन, चाहे मिलिट्री शासन हो या मौजूदा शासन हो, ये सब लोग अपनी की हुई खेती के दबाव में हमेशा बने रहते हैं और बने हुए हैं। उनकी खेती जो है ये आतंकवाद को सींचना है, और वो वहां बना हुआ है। लॉजिक की बात, तर्क की बात वहां सुनने के लिए ये संगठन तैयार नहीं है, और धर्म के नकाब के अंदर ये मुसलमानों के, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दुश्मन बने हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर और जिस तरह की विचारधारा का जिक्र यहाँ पर किया गया था, एक भारत विरोधी जो एक सोच है उसे पैदा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह का जिक्र यहाँ पर कुलदीप जी ने किया था कि हाफिज सईद और लखवी पर कार्रवाई होने के आसार बहुत कम है, क्योंकि फिलहाल वो पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट नहीं है। यानी कि तालिबान जिसने पाकिस्तान को नुकसान किया उसके खिलाफ तो कार्रवाई है, लेकिन जब तक हाफिज सईद और लखवी ये पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं होते, इन पर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जाएगी। क्या इस तरह का मापदंड है पाकिस्तान का? बिल्कुल, पाकिस्तान का मापदंड ही नहीं बल्कि उसका पूरी तरीके से उनको सपोर्ट है। हाफिज सईद, लखवी और छोटे मोटे आतंकी संगठन को पाकिस्तान पाल रहा है, और वो उसे भारत के विरोध में इस्तेमाल करना चाहता है, और उसको वो अपने लिए बहुत बहुत बढ़िया मानता है, और वहाँ के लोगों के लिए उसने एक मेंटलिटी पैदा की है जो भारत विरोधी है टोटली। तो आप ये देखें कि जब सरकार की मंशा है कि भाई वो ऐसे लोगों को पालें। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, वो भारत पर उन्होंने बम धमाके करवाए हैं। क्या पाकिस्तान को पता नहीं कि वो कहाँ रहता है, और वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, वो उसे अरेस्ट क्यों नहीं करता, वो भारत को क्यों नहीं उसको देता है? शिमला समझौते में ऐसी बातें हैं कि भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो अपराधी को भारत में वो वापस करेंगे, वो क्यों नहीं करते? तो क्लियर कट ये है कि उनकी मंशा, क्लियर कट ये है कि वो उनकी मंशा जो है वो वहां पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काना है, और इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही कंफ्यूज कंट्री है, बहुत ही कंफ्यूज कंट्री। देखिए, पाकिस्तान में 4 जमातें हैं, एक सेना है, एक वहां पर धार्मिक लोग हैं, एक वहां पर ये शासक लोग हैं, और जनता है। इन चारों लोगों में कोई सामंजस्य नहीं है, और ये चारों जो लोग वहां पे हैं उनका केवल इस्तेमाल भारत के विरोध में वो करते हैं। बिल्कुल, जनता का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत में जितना मजबूत लोकतंत्र है, क्या इतनी ही मजबूती पाकिस्तान के अंदर है? अगर मान लीजिए जनता यहाँ पर सड़कों पर उतर के प्रदर्शन भी करती है, क्या आवाम की आवाज को यहाँ पर सुना जाएगा? रंजीत जी से मैं यहाँ पर उत्तर जानना पाऊंगा। भारत क्योंकि लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो बहुत मजबूत है यहाँ पर, और अगर यहाँ जनता सड़कों पर आती है तो उसका असर सरकार पर साफ तौर पर पड़ता है। पाकिस्तान की जनता अगर सड़कों पर आए और सरकार के किसी फैसले का विरोध करती है, कितनी सुनी जाएगी जनता की? देखिए, भारत में तो जो सड़कों पे जाते हैं उनका एक कॉज होता है, एक मकसद होता है। आवाम और मीडिया को बिल्कुल खुली खुलाम आवाज है बोलने का, लिखने का, टीवी पे जाने का, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो इसलिए वो ऑफ द आर्मी लाइन टो करते हैं। और आप देखिए, आज एक बहुत अजीब सी चीज हुई। जो जवान है आर्मी के पाकिस्तान, उनको पूरा पता नहीं है कि ये टेररिज्म वगैरह डीप क्या है। जैसे हमारे जवान भी है, वो हमारे बॉर्डर पे अपने रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं। उनको ज्यादा पॉलिटिक्स का पता नहीं होता है कि एलईटी, जेयूडी, तालिबान, अलकायदा, इनमें क्या क्या फर्क है। ये अफसरान लोग और जानकारी वाले लोग। तो मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब ने क्या स्टेटमेंट बनाई कि देखिए, भारत तालिबान को अफगानिस्तान में मदद करता है, कि और वो तालिबान ने हम
पाकिस्तान के विरुद्ध ये किया है, तो मैं भी चकरा गया। तो हर एक देश में जो पॉलिटिशियन होता है, मुशर्रफ तो अब पॉलिटिशियन बन गए हैं, तो हर एक पॉलिटिशियन जो है देखता लहर कैसी चल रही है। इन इंग्लिश से कहता है गो विद द फ्लो। मैं भी जब होता हूं अपनी वाइफ के साथ गो विद द फ्लो थोड़ी देर के लिए, तो ये पाकिस्तान में हो गया। सब गो विद द फ्लो हो रहा है कि सब देखो भारत को बोल रहे हैं और हमने नहीं बोला तो हम रह जाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूं, पहला स्टेटमेंट जो था उन्होंने बोला, नवाज शरीफ ने बोला, पूरी दुनिया ने तालियां बजाई कि वी विल गो आफ्टर द टेररिस्ट, गुड तालिबान और बैड तालिबान, देयर इज नथिंग। बट आज उल्टा हो गया, द फ्लो बदल गया और हम घबरा नहीं गए, लेकिन हम चकरा गए हैं। तो मैं भी अच्छा कह रहा हूं, आपकी टीवी भी यही चकरा गए हैं कि भाई ये कैसे हुआ, क्या ये बिच्छू आगे बढ़ेगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल यहाँ पर भविष्य को लेकर बिल्कुल यहाँ पर संशय है, लेकिन संशय के दौरान सबसे खास बात यह कि अब पाकिस्तान का नजरिया यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि तमाम जो बड़े आतंकी चेहरे हैं वो उसके देश में ही हैं, मौजूद है, जिनके खिलाफ सरकार की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई और कुछ ज्यादा सख्ती भी उस मामले पर नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान का यहाँ खुद मानना है कि वो आतंकवाद से खुद परेशान है यहाँ पर। तो क्या जिस तरह की कार्रवाई का यहाँ पर जिक्र किया गया था, क्या वो विश्व स्तर पर सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के लिए या फिर कम से कम अपनी जो थोड़ी बहुत साख है उसे मजबूत करने के लिए यहाँ पर दिया गया था कि हम कार्रवाई करेंगे? साहब, वो नेचुरली थोड़ी बहुत जो साख है या विश्व स्तर पर कुछ लोग बार बार क्वेश्चन पुटअप ना करें, इसलिए उन्होंने ये चीजें कह दी हैं और लोक दिखावे के लिए कुछ किया भी जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो बहुत ज्यादा कार्रवाई, या जैसे भी जिक्र चल रहा था दाऊद इब्राहिम के बारे में, वो क्यों सौंपे? और उसके लिए अब पार्ट हिंदुस्तान का आ जाता है कि हमने कितने एफर्ट्स किए। हम बार बार ये तो कह देते हैं हमने ये सबूत पाकिस्तान को दे दिए। अगर पाकिस्तान उन सबूतों को नहीं मान रहा है तो इंटरनेशनल कोर्ट भी तो है, हिंदुस्तान वहां क्यों नहीं जा रहा? इस विषय में हिंदुस्तान को भी कदम उठाने पड़ेंगे, ये मेरा जरूर कहना है। बिल्कुल। क्या कुछ अख्तर साहब, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था कि बिलों से बाहर निकालेंगे, उनको मौत के घाट उतार देंगे ऐसे आतंकियों को, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। क्या कहा जाए कि सेना, हुकूमत और जो आतंकी हैं ये कहीं ना कहीं अलग अलग सोच पे चल रहे हैं, लेकिन सेना ने भी कहीं ना कहीं आतंकियों को बहुत शेल्टर दिया है भारत के खिलाफ उनको यूज करने के लिए। अब ये क्या सेना इतनी मजबूत दिख सकती है या दिख रही है कि वो उन्हीं आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी जिन आतंकियों को उन्होंने शेल्टर दिया था, चाहे वो भारत के लिए इस्तेमाल हो या फिर अफगानिस्तान या फिर रशिया के लिए हो या फिर आईएसआई के थ्रू जो मदद मिलती जा रही है? यानी कि इन तीनों का बहुत जबरदस्त गठजोड़ है, सेना का, आईएसआई और इन आतंकियों का। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका बहुत गहरा और मजबूत गठजोड़ है और उसी बिना पर ये एक दूसरे को वक्त बेवक्त सपोर्ट भी करते रहते हैं और दिखावे के लिए वक्ती थोड़ा बहुत सा दिखाते हैं। लेकिन उनको इस बात को बहुत ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए कि उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं ये आतंकवादी, और इन आतंकवादियों को अगर वो नहीं खत्म करेंगे, ये छोड़ें कि भारत कह रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको हमको दिया जाए, वो खुद अपने स्तर पर करें, नहीं तो उनका समाज समूल नष्ट होने की तरफ जा रहा है। वहां सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, वहां की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। उसको संभालने के लिए जिस मुल्क को उन्होंने 1947 में 14 अगस्त को बनाया, वो मुल्क नहीं रहेगा। हो सकता है अगर वो ना संभाल पाए तो इस तरह का आंदोलन चले कि हम वापस जहां थे वहीं वापस जाएंगे 47 से पहले की हालत में। इसे उसे समझना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो मेरा बहुत साफ कहना यह है कि हम अपनी सीमाओं को बिल्कुल मजबूत करें, अपने सुरक्षा बलों को एहतियाती कदम उठाने के लिए पूरे निर्देश दें, और दूसरी बात है सामाजिक स्तर पर हमको इस तरह का ताना बाना और फिजा बनानी चाहिए
कि जो लोग यहां पर उनके आतंकवादियों के, मुस्लिम आतंकवादियों के बहकावे में आ सकते हैं, वो कतई उस ओर ना जा पाएं। और हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो भी इस्लाम के खिलाफ वैचारिक आतंकवाद चल रहा है, उसको भी रोकने की कोशिश करें। जी जी जी, कोशिश यहां पर सबसे खास बात है, लेकिन कोशिश यहां पर किसकी तरफ से की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार और आर्मी दोनों का डोमिनेशन यहां पर है। ये में रंजीत साहब, यहां सबसे खास बात यह है कि कौन ठाने कि अब आतंकवाद को यहां से जड़ से उखाड़ना है, सेना की सरकार, किसकी चले? देखो, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। सेना को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लश्कर ए तोयबा जो था वो आईएसआई का पालतू एजेंसी था। 26/11 लश्कर ए तोयबा था। तालिबान जो था पाकिस्तान ने बनाया था। तालिबान का मतलब जो स्टूडेंट क्वेटा से, कंडहार से हुए, वो अफगानिस्तान के नहीं हुए, अमेरिका को आगे बढ़ाना और रूस को पीछे जाने की तो दोस्ती थी। लेकिन जब अमेरिका आ गया तो अमेरिका ने बोला ये तालिबान को मारना है। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी और तालिबान की दोस्ती टूट गई। लेकिन उन्होंने दोनों कहां मिल के अमेरिका को, मैं सीधा बोलूं, मेड अ फूल ऑफ अमेरिका, हिंदी में कुछ बोलेंगे उल्लू बनाया। वो मैं इतने साल वो पावर ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सका। अभी जा रहे हैं, कोई कहते हैं विथ योर टेल बिहाइंड योर बैक। अब पाकिस्तान के हाथ में आ गया। तो अब ये लश्कर ए तोयबा, आपने देखा हाफिज सईद, लखवी, ये प्रोसिक्यूटर्स जो हैं आर्मी उनको बोलते हैं क्या एविडेंस देने का है 26/11 के बारे में। तो अब तो वो लखवी छूट गया, उसको जमानत मिल गई है। तो तालिबान के साथ सिर्फ ये हो सकता है, या तो वो तालिबान के पीछे जाएं, उनको पता है, इंटेलिजेंस काफी है, उन्होंने अल-कायदा का जो लीडर है साउथ एशिया उनको पकड़ा है, क्योंकि उसने जुल्फिकर, मैं नेवी का हूं, जुल्फिकर PNS जुल्फिकर को कोशिश की थी। या हमें ये डर होना चाहिए, और हमारे सहयोगी ने बोला, हमें थोड़ा दर्द सिक्योरिटी के लिए, हर एक भारत का देश निवासी कुछ सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। मेरे बगल में कौन है? रंजीत साहब, ये जो पेशावर में जिस तरह से अटैक हुआ और जिस तरह से अब पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया और आर्मी भी मुझे लगता है कि दिखावे के लिए सब कुछ कर रही है, ये कितनी बड़ी थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए? भाई थ्रेट तो है, देखना पड़ेगा कहीं आर्मी और तालिबान का डील ना हो जाए। जी जी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमने भी नॉर्थ ईस्ट में किया है, भारत ने भी किया है, इंसर्जेंसी वालों को बुलाया है और डील की है। उनका डील नहीं हो जाना चाहिए कि भाई अब पाकिस्तान में जो हमने किया है ये बहुत ही गलत। मेरे ख्याल तालिबान को भी पता होगा जो उन्होंने पाकिस्तान में पेशावर में किया है, बिल्कुल उनको भी पता हो गया कि उस वक्त नवाज शरीफ ने क्या बोला, नो गुड तालिबान, नो बैड तालिबान। तो उनको भी पता। हमें यह डरना चाहिए कि वो डील न कर दे तालिबान के साथ, क्योंकि आगे जाके मैं और नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एनालिसिस है कि उनको अफगानिस्तान में तालिबान की मदद चाहिएगी। पाकिस्तान तालिबान के लड़कों लड़की की शादी हुई है, मुजाहिदीन के लड़के लड़की, कितने साल लड़कियों ने उस वजीरास्तान में शादी नहीं करी थी जब मुजाहिद लड़ाई कर रहे थे रूस के साथ। अमेरिका उनको पैसे दे रहे थे, नौजवानों के पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। और हमारे साउथ एशिया में शादी लड़की की बहुत जरूरी होती है। जैसे मुजाहिदीन को जीत मिली, शादियां हुई, पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में फैमिली रिलेशंस हो गए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कहीं डील ना हो जाए तालिबान के साथ। बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक यहाँ पर खतरे की घंटी तो है। लेकिन अब सबसे खास बात यह कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल यहाँ पर नहीं होती, या फिर जिस तरह की ठोस कार्रवाई की मांग भारत की तरफ से की जा रही है, अगर उस केस में या फिर अगर उस मामले की यहां पर बात की जाए तो भारत के पास में विकल्प क्या है? किस तरह से यहां पर कार्रवाई या पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा बहुत एक दबाव बनाने की कोशिश तो हो कि कम से कम आप अपनी तरफ से कुछ तो यहां पर पहल करें? भारत के पास क्या विकल्प है? देखिए, भारत के पास सबसे पहले जिन हाफिज सईद और जिनके संदर्भ में इस समय बात हो रही है, मैं समझता हूं सबसे पहले इनको इंटरनेशनल कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। उसके सिवा अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगा, वो तो हो नहीं पाएगा। दूसरा, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि बॉर्डर्स,
हमें वो पूरी तरीके से सिक्योर करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी आतंकवादी और बाकी लोग आते हैं या हिंदुस्तान के अंदर अगर तालिबान कल को कोई गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका प्रवेश तो हमारे बॉर्डर्स के थ्रू ही होगा। अगर वहां पर कहीं कमजोर पड़ गए तो वो हिंदुस्तान के लिए कुछ नुकसानदायक। नहीं, अगर इंटरनेशनल कोर्ट में अगर हम जाते भी हैं तो क्या मिलेगा? सौरभ कालिया को जिस तरह से टॉर्चर करके मारा गया था, इंटरनेशनल कोर्ट में हम गए तो क्या उन पाकिस्तान के ट्रूप्स को या फिर जो पाकिस्तान के आते उनको कोई सजा मिली? कहीं ना कहीं भारत को ही तो एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, भारत ललित क्या एक्शन ले? आप क्या समझ रहे हैं कि भारत कोई आज ही युद्ध तो छेड़ नहीं देगा? आपके पास और क्या रास्ता है? जब दूसरा आदमी नहीं मान रहा है तो भारत के पास मुझे बताइए ना और रास्ता क्या है? अभी फिलहाल अभी एकदम कोई युद्ध जैसी स्थिति या कोई इस प्रकार की स्थिति तो आने से रही। अभी तो आपको वही बात है, या तो अपनी इतनी हम ईमानदारी दिखा दें कि वहां से कोई आदमी आ ना पाए, या हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज को उठाना पड़ेगा। दूसरा तो कोई हमारे पास कोई विकल्प है तो मुझे बताइए, मुझे तो कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। जी अख्तर साहब, क्या वाकई इन मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए? सौरभ कालिया का हमने देख लिया है कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट में जब बिल्कुल ले जाना चाहिए, उनके मुद्दे को तो बिल्कुल ले जाना चाहिए। उनको बेचारे को इतना टॉर्चर करके शहीद कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के ट्रूप्स को कोई सजा नहीं मिली। देखिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए और सिर्फ रिजल्ट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, फौरी नतीजों के तौर पर चीजों को नहीं देखना चाहिए। एक माहौल बनता है, लोगों का जहन बनता है पूरी दुनिया के अंदर कि कौन सही है कौन गलत है। और पूरी दुनिया, कोर्ट में हम गए हों या ना गए हों, हम पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके लिए गमगीन हैं, हमारी पूरी उनके साथ सिंपैथी है, हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। तो इसलिए हम क्योंकि हमारी सरकार नहीं है वहां पर, हम सिर्फ कह ही सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हम जा सकते हैं। बिल्कुल कोर्ट का सहारा है, लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि अब क्योंकि भारत हमेशा से टारगेट रहा है यहाँ पर आतंकवाद का, और पाकिस्तानी आतंकवाद जिस तरीके से हमेशा से भारत को यहाँ पर टारगेट करता है, भारत को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, भारत ने एक अच्छा काम ये किया है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है 300 किलोमीटर का, वहाँ पर पूरी फेंसिंग हो गई है और वहाँ पर हमारी टुकड़ियाँ भी तैयार रहती हैं वहाँ पर। बट जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पर अभी इसकी बहुत बड़ी कमी है। तो सबसे पहले हमारे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है इस बात का कि आप बांग्लादेश के बॉर्डर को जो है वहाँ पर फेंसिंग करें। तो एक चीज़ तो उसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इंटरनली भारत में जो हमारी जो अपनी व्यवस्था है सुरक्षा की, उसको एक बार दोबारा से उसका जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पेशावर में जिस तरह से जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर भारत को कहीं ना कहीं सतर्क रहना चाहिए। तो वहीं पाकिस्तान को भी चाहिए, सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन आतंकियों के खिलाफ कड़ी सजा भी देने का वक्त आ गया है। जिन आतंकियों को वो खुला छोड़ रहा है, कल को वो भी उसके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।